आज हम सीखेंगे श्वसन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि विभिन्न कार्य करने के लिए सजीवों को ऊर्जा आवश्यक होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। पोषण यानी न्यूट्रिशन के प्रक्रम से सजीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन से ऊर्जा निर्मित के लिए सजीवों को श्वसन यानी रेस्पिरेशन का प्रक्रम आवश्यक होता है। ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बन पदार्थों के विघटन से ऊर्जा का निर्माण करने के प्रक्रम को हम श्वसन कहते हैं। चलिए इस प्रक्रम को विस्तार से समझें। ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर हम श्वसन को वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन इन दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित किया जाता है और ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है और ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन दोनों विधियों का पहला चरण समान है। इसमें कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज इस 6 कार्बन वाले अणु यानी मॉलिक्यूल का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन किया जाता है और ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। प्राप्त पाइरुवेट से भी ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इसकी विधि भिन्न हो सकती है। जैसे कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट के अणु का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु और जल में होता है, जिसके दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसलिए हम इसे वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। यीस्ट जैसे जीवों में किण्वन यानी फर्मेंटेशन के दौरान ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन किया जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा निर्मित होने के कारण हम इसे अवायवीय श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। कभी कभी ज्यादा शारीरिक काम करने के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाओं यानी मसल सेल्स में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन के अभाव में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिकाएं पाइरुवेट का 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड में विखंडन करती है और ऊर्जा प्राप्त करती है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। ऊर्जा निर्माण की इस विधि को हम कुछ जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया में भी देख सकते हैं। श्वसन के प्रक्रम से निर्मित ऊर्जा का प्रयोग तत्काल एडीपी और कार्बनिक फॉस्फेट के बीच आबंध यानी बॉन्ड बनाने के लिए किया जाता है, जिससे एटीपी अणु का निर्माण होता है। यह किसी बैटरी को चार्ज करने की तरह है। निर्मित एटीपी चार्ज की गई बैटरी की तरह कोशिका के क्रियाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत बनकर उपस्थित होता है। ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार एटीपी के फॉस्फेट अणुओं के बीच का आबंध तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। वायवीय श्वसन के लिए सजीवों को नियमित रूप से ऑक्सीजन प्राप्त करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना आवश्यक होता है। पर्यावरण में ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकालना श्वासन यानी ब्रीदिंग कहलाता है। श्वासन श्वसन प्रक्रम का एक भाग है। विभिन्न जीवों में श्वासन की अलग अलग विधियां देखी जा सकती है। एक कोशिक जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण यानी डिफ्यूजन से किया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र यानी स्टोमेटा द्वारा होता है। कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश यानी इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, जिसके कारण सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में रहती हैं। वे विसरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं। दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए श्वसन के दौरान कोशिकाओं में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में प्रयुक्त होता है। इसलिए दिन में कोशिकाओं से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती,
इसलिए कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किया जाता है। जल में रहने वाले जीव जल में विलेय ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मछली मुंह से जल शरीर के अंदर लेती है और जल को बलपूर्वक क्लोम यानी गिल्स तक पहुंचाती है। यहाँ रुधिर यानी ब्लड जल में से विलेय ऑक्सीजन ले लेता है। श्वसन के लिए स्थलीय जीव यानी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वायु की तुलना में जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीवों की श्वास दर द्रुत होती है। विभिन्न स्थलीय जीवों में भिन्न अंगों द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित होता है। मनुष्य में वायु नासाद्वार यानी नॉस्ट्रिल्स से शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नासाद्वार के मार्ग में महीन बाल और श्लेष्मा यानी म्यूकस की परत होती है। ये महीन बाल और श्लेष्मा शरीर के अंदर जाने वाली वायु का निस्पंदन यानी फिल्टर करते हैं, जिससे वायु में उपस्थित धूल और अशुद्धियां शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती। इसके बाद वायु ग्रसनी यानी फैरिंक्स और कंठनली यानी लैरिंक्स से होकर श्वास नली यानी ट्रकिया में पहुंचती है। वायु मार्ग निपतित यानी कोलैप्स न हो, इसलिए श्वास नली में उपास्थि के वलय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उपस्थित होते हैं। श्वास नली से दो श्वसनी यानी ब्रोंकाई निकलती है। एक श्वसनी एक फुफ्फुस यानी लंग में जाती है। फुफ्फुस के अंदर श्वसनी श्वसनिकाओं यानी ब्रोंक्यूल्स में विभाजित होती है। श्वास नली से वायु श्वसनी और श्वसनिकाओं से होकर फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। फुफ्फुस के अंदर श्वसनिकाएं कुपिका यानी एल्वियोलाई में अंतकृत हो जाती है। कुपिका अंगूर के गुच्छे जैसी दिखती है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स का जाल होता है। कुपिका की सतह पतली होती है, जिसके कारण कुपिका की सतह से ऑक्सीजन रुधिर में लिया जाता है और रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में छोड़ दिया जाता है। हम जानते हैं कि फुफ्फुस पसलियों यानी रिब्स के अंदर होते हैं। श्वास लेते समय डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिसके कारण पसलियां ऊपर उठती है और वक्ष गुहिका यानी चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। परिणाम स्वरूप फुफ्फुस में वायु प्रवाह होती है तथा कुपिका वायु से भर जाती है। कुपिका की वायु में उपस्थित ऑक्सीजन कुपिका रुधिर वाहिका के रुधिर में आता है। मनुष्य के शरीर का आकार बड़ा है, इसलिए सभी ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए केवल विसरण दाब यानी डिफ्यूजन प्रेशर पर्याप्त नहीं है। इसलिए मनुष्य के रुधिर में उपस्थित लाल रुधिर कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स में श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन उपस्थित है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता यानी हाई एफिनिटी है। फुफ्फुस की वायु में से श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता है और शरीर के सभी ऊतकों और प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। श्वास छोड़ते समय डायफ्राम गुबंद के आकार यानी डोम शेप्ड का हो जाता है और इसके कारण पसलियां नीचे आती है तथा वक्ष गुहिका छोटी हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु फुफ्फुस से बाहर आती है। वायु के अंदर आने और बाहर जाने की प्रक्रिया में फुफ्फुस के अंदर वायु का अविशिष्ट आयतन यानी रेसिडुअल वॉल्यूम रह जाता है। इस तरह कुपिका में ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय होता है। तो आज हमने सीखा श्वसन के बारे में।